नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीत और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी विशाल और मोहित। आज बात होगी पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी के भाषण की, अखिलेश यादव के भाषण की, क्योंकि प्रियंका गांधी का आज पार्लियामेंट में पहला भाषण था। वो वायनाड से जीत करके पार्लियामेंट पहुंची है। विशाल, आज का जो प्रियंका गांधी का भाषण था, उन्होंने नेहरू से लेकर के और अभी तक का जिक्र कर दिया और ये कहा कि कब तक आप नेहरू का नाम ऐसे लेते रहेंगे। आपने क्या किया, ये बताइए। देखिए, प्रियंका गांधी का एक तो पहला भाषण था। अब वो भाषण होना चाहिए बिल्कुल दमदार, कि मतलब पहले ही भाषण में छा जाए। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी करके प्रियंका गांधी को भेजा था। राहुल गांधी ने कुछ टिप्स दी होंगी कि आप ये मुद्दे लेकर के जाओ कि कैसे आप एनडीए सरकार को घेर सकते हैं। इसलिए अगर आप उनका भाषण सुनेंगे, या जिसने भी सुना होगा प्रियंका गांधी का भाषण, उसमें 3 M पर काम किया गया था। एक महिला पर, दूसरा मोदी पर और तीसरा मुसलमानों पर। ठीक है, तो पहले जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उन्होंने नारी शक्ति का मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया, और जिसमें उन्नाव का भी जिक्र करा उन्होंने। फिर उसके बाद संभल पे आ गई वो, उन्होंने मुसलमान समुदाय का भी जिक्र करा। उसके बाद वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की पूरे तरीके से। और कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ इस साल के नहीं, बल्कि पीछे से जो 2-3 साल की जो घटनाक्रम है, वो भी मोदी सरकार को गिनाने की काम की, और ये बताने की कोशिश की कि आपकी सरकार कहाँ-कहाँ बैकफुट पर खड़ी है। जी। और मोहित, आपको क्या लगता है कि ये जो तैयारी थी प्रियंका गांधी की, ये कितनी दमदार थी आज पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, आज जब प्रियंका गांधी सबसे पहले भाषण उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने उस समय से शुरू किया जब कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस ने क्या क्या काम किए, उन्होंने पूरे काम गिनाए कि आप जिस एक नेता पर उस व्यक्ति का नाम लेकर तमाम आरोप लगाते हैं, हर चीज का ठीकरा उन पर फोड़ देते, वो नेहरू की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि गेल, भेल, बीएचईएल और तमाम जैसी संस्थाएं, पीएसयूज का जो आईआईटी से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों का जो काम है वो नेहरू ने करवाया, उनका कहना था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि प्रियंका गांधी के पूरे भाषण में पूरा बैलेंस्ड भाषण नजर आया। बड़ी बात ये कि दूसरी तरफ प्रियंका के ठीक पहले राजनाथ सिंह खड़े हुए थे। चर्चा चल रही थी संविधान और सरकारों को लेकर। इस बात पर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों का जिक्र करते हुए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार थी तब कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और रातों रात जो है विधायकों का बहुमत होने के बाद भी उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इस बात पर भी जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। खासतौर पर उन्होंने कहा कि आपने महाराष्ट्र में क्या किया, गोवा में क्या किया, और हिमाचल में क्या करने वाले थे। तो संविधान की जिस तरीके से एक पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके की एक बिल्कुल बहस होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से आज प्रियंका गांधी की बहस दिखी। और बड़ी बात ये भी थी कि उन्होंने पूरा फोकस एक बाइनर चीज ये थी कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर प्रियंका गांधी का पूरा फोकस देखा। तो ये एक टेंशन वाली बात समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर मानी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं ये भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं चुनावों में जो हार हुई है, विधानसभा चुनावों में, उसकी भी एक झलक देखने को मिली प्रियंका गांधी के भाषण में। जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र का एक ज़िक्र करा, गोवा का ज़िक्र करा और हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में भले ही कांग्रेस की सरकार वहाँ बच गई हो, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, और महाराष्ट्र में इस चुनाव से पहले 2019 के चुनावों के बाद की जो स्थिति थी, कितनी बार उठा-पटक हुई, तो वो एक जो दर्द था महागठबंधन का, वो आज प्रियंका गांधी के भाषण में कहीं न कहीं झलकता हुआ नज़र आया वो। बिल्कुल, देखिए, अगर तमाम भाषणों की अगर बात करें, आज बड़े नेताओं के तौर पर राजनाथ सिंह ने भाषण दिया। राजनाथ सिंह ने कई पुराने किस्से, उन्होंने 1992 का जिक्र किया कि जब बाबरी जो स्ट्रक्चर था उसको जब गिराया गया, उस दौरान क्या स्थिति थी। और राजनाथ सिंह का कहना था कि कल्याण सिंह की सरकार ने जाके खुद इस्तीफा दिया, लेकिन उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया और कुछ ही घंटों बाद सरकार गिरा दी गई। तो उन्होंने तमाम उदाहरण दिए राजनाथ सिंह ने कि किस तरीके से संविधान का गला घोटा गया है इतिहास में, कांग्रेस की सरकार पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया ही दिया। तो उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव भी आज सदन में बोले। अखिलेश यादव ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने अग्निवीर से लेकर उन तमाम मुद्दों को उठाया जो कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें और गठबंधन की खास तौर पर देखें तो काफी अहम हो जाते हैं। एक चीज और बताइए मोहित की, आज प्रियंका गांधी ने जिक्र करते हुए कहा कि 1921 की बात कब तक आप करेंगे, आप आज क्या कर रहे हैं क्यों नहीं बताते। तो सरकार को घेरने की उन्होंने पूरी कोशिश की। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से पार्लियामेंट में मजबूत होगी कांग्रेस? इस बात आज के भाषण से आपको क्या लगा? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी नो डाउट बहुत अच्छा भाषण देती रही हैं। यूपी की इंचार्ज रही, तमाम राज्यों की इंचार्ज हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। प्रियंका गांधी बहुत अच्छा भाषण देती हैं और इसी बात को लेकर भी उनके तमाम पार्टी कैडर में हमेशा मांग उठती रही थी कि उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाया जाए। अब जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी आ गई हैं तो बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस में 2 सेंटर्स बन जाएंगे, पावर सेंटर, जहां अब तक एक तरफ राहुल गांधी थे, क्योंकि हर तरफ राहुल गांधी को लोग देखते थे, लेकिन अब उनके साथ साथ
सदन में जो नेता हैं वो दो तरफ सेंट्रिक रहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी के आसपास भी लोग नेता कई सारे नजर आएंगे, एक तरफ दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के आसपास भी आपको और एक तरफ नजर आएंगे। राज्यसभा में सोनिया गांधी हैं। बिल्कुल, राज्यसभा में सोनिया गांधी है। लेकिन बड़ी चीज आप ये देखेंगे कि इन दोनों नेताओं के आसपास जो नेता है ना, वो नेता बटे हुए हैं। वो मतलब उनके खेमे अलग नजर आएंगे। जब प्रियंका गांधी के आसपास वही नेता है जो हमेशा उनके साथ वही नेता नजर आएंगे। 4 से 5 जो सांसद है वो उनके साथ हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे, और राहुल गांधी के साथ अलग सांसद। तो ये एक बात तो साफ है, कई जगहों पर खेमेबंदी अभी से दिखनी शुरू हुई है। आज जब भाषण दे भी रही थी प्रियंका गांधी, तो वहां पर उनके ठीक पीछे इमरान मसूद भी बैठे थे। उन्होंने काफी ज्यादा वोटिंग की। उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ कहा कि सुनने की हिम्मत रखो, चुप हो जाओ, ये सब। तो काफी ज्यादा तीखा भाषण वहां पर हुआ है। और इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष में भी बड़ी बात ये थी कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे सदन में। वो भी लगातार प्रियंका गांधी के पूरे भाषण को सुना। तो ये एक अहम पहला भाषण था कांग्रेस पार्टी के तौर पर। अगर ये बहुत अहम दिन था, और बड़ी बात ये भी थी कि राहुल गांधी खुद सदन में मौजूद थे। जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई तो उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उनका अभिवादन किया। जब उन्होंने इसके बाद ही बोलना शुरू किया था। बिल्कुल विशाल, एक चीज बताइए, अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पेपर लीक को टारगेट किया और ये कहा कि सरकार चाहती नहीं कि वो एग्जाम। सिर्फ पेपर लीक ही ऐसा मुद्दा नहीं है जो अखिलेश यादव ने उठाया। अखिलेश यादव का फोकस अब है डायरेक्ट 2027 का, और यही वजह है कि वो अभी से संभल जैसे मुद्दे, पेपर लीक जैसे मुद्दे, या फिर जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने रख रही है। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि अगर आप प्रियंका गांधी के भाषण पर भी गौर करेंगे तो उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर के की। क्यों? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और अभी से सभी दल उसके लिए कोशिशें और प्रैक्टिसों में जुट चुके हैं। और अखिलेश यादव संभल के मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश ये कर रहे थे कि आपने साजिश के तहत ये सब चीजें कराई, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। और साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना, जो कई बार मोदी सरकार बड़े मंचों से भी कहती आई है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हो पाया। तो और इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने उनको घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की, और 2027 को टारगेट रखते हुए उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना हम लोग जरूर करा करके रहेंगे। अच्छा मोहित, जातिगत जनगणना को लेकर के बड़ा बहुत बवाल है और हर आदमी कहता है कि विपक्ष में बैठा हुआ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्रियंका गांधी खुद इस बात का जिक्र कर चुकी हैं। देखिए, आज अगर हम अखिलेश यादव के भाषण की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। बड़ी बात ये थी, अखिलेश यादव ने कहा कि आप यूनिवर्सिटीज देखिए, आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जो लिस्ट है वो एक बार शिक्षा मंत्री सदन के पटल पर रख दे तो पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई जो 10% है उनको सब कुछ दिया जा रहा है और 90% के हाथ खाली है। बड़ी बात यहाँ पर ये भी थी, उन्होंने सीधा अखिलेश यादव ने कहा कि अब जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन ले रहा है, वहां पर कौन काम कर रहा है, वहां पर आरक्षण का कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए। बड़ी बात ये भी थी कि साथ ही साथ अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो अतीक अहमद के एक मुद्दे को उन्होंने बहुत बारीकी लाइन से टच करते हुए निकले। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर की बात अखिलेश यादव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई लोगों की ऑन कैमरा ऑन टीवी पर कस्टोडियल डेथ हो जा रही है। ये आपको इंसिडेंट याद होगा कि जब अतीक अहमद को कस्टोडियल जब उनको वहां पर ले जा रहे थे तो कैमरे पे वो सब लाइव चला जब उनके जब अतीक अहमद पर गोली चली। तो अखिलेश यादव ने पूरा कस्टोडियल डेथ को लेकर डाटा बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कानून का जो राज कहा जा रहा है, वहां पर कितने सारे लूप होल्स हैं, वहां पर कितनी ज्यादा संख्या में लोगों की कस्टडी में मौत हो जा रही है, और कानून के तौर पर जितनी ज्यादा वहां पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि वहां पर कानून के तौर पर कई सारी अराजकता भी देखने को मिल रही है। और संभल पर खास तौर पर अखिलेश यादव फोकस्ड रहे कि आप जो है एक वर्ग को खास तौर पर एक साइडलाइन कर रहे हो, लेकिन वो जो है भारत जो है वो एक रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, विशाल हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले के राजा भेष बदलते थे और जनता के बीच में जाते थे और ये जानते थे क्या समस्या है। उन्होंने कहा आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन उन्हें आलोचना सुनना पसंद नहीं। मैं अभी इसी पर आ रहा था। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो पहले तो मोदी सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने भाषण में जैसे वो फ्लो में आई तो उन्होंने डायरेक्टली मोदी सरकार, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करी। और उन्होंने साफ, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि पहले के राजा और आज के राजा में
तो तमाम ऐसे उन्होंने उदाहरण दे करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश करी। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, चाहे हम मणिपुर की बात करें, चाहे संभल की बात करें, या फिर जो तमाम गंभीर मुद्दे उनकी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नजर नहीं आते। सिर्फ जिस दिन उनको बोलना होता है उस दिन वो नजर आते हैं, या फिर 10-15 मिनट के लिए वो संसद की जब कार्रवाई शुरू होती है, जब सत्र की, तो वो शुरुआत में नजर आते हैं। तो कुल मिला के ये है कि लोकसभा में अब एक अलग स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो बोलते ही थे, अब प्रियंका गांधी भी बोलेंगे, और चूंकि जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनका सपोर्ट भी है, और वो जो एक मैनेजमेंट है सांसदों के साथ, शायद वो प्रियंका गांधी करने में सफल हो जाए। बहुत शुक्रिया विशाल आपका और मोहित आपका। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।